वेलकम टू प्रोग्रामिंग ट्री। हेलो एवरीवन। शुरुआत करते हैं सी प्लस प्लस की स्टडी के साथ। सी प्लस प्लस की हिस्ट्री ऐसी है कि सबसे पहले मिस्टर डेनिस रिची ने AT&T बेल लैब में सी की शुरुआत की थी और उसी बेल लैब में एक बीजा स्ट्रोस्ट्रप करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सी का सुपरसेट लिखना शुरू किया। इनिशियल डेज में उन्होंने एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया सी में, जिसको नाम दिया उन्होंने क्लासेस। एंड इसीलिए शुरुआती दौर में सी प्लस प्लस का जो बेसिक वर्जन था उसका नाम था सी विथ क्लासेस। बाद में अराउंड 1983 में उन्होंने क्लासेस के अलावा भी बहुत सारे कंसेप्ट उसमें ऐड किए, इसीलिए उन्होंने फिर इसका नाम 1983 में सी प्लस प्लस किया। तो बेसिकली जैसे आप देख रहे हैं कि सी का ही एक सुपरसेट वर्जन सी प्लस प्लस है, इसीलिए मैं उन सब बिगिनर्स को रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले बेसिक सी प्रोग्रामिंग का जो प्लेलिस्ट है हमारा, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसमें आपको सबसे पहले जाना है। सी के फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास उतना समय नहीं है, तो कम से कम अपने पहले 2 वीडियो जो है प्लेलिस्ट में से सीखे वो आपने करने चाहिए, जिससे आपको बहुत आसानी होगी ये सी प्लस प्लस का पूरा सीरीज समझने के लिए। तो ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप ये पहला वीडियो शुरू करने से पहले सी के मिनिमम टू मिनिमम 2 वीडियो देख के यहाँ पे आए। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे हम हमारे प्रैक्टिकल्स के तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल सेशन की तरफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के। तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल सेशन में बढ़ने के लिए मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो है टर्बो सी। आपको जो सॉफ्टवेयर आपके सामने दिख रहा है वो टर्बो सी है, जिसमें ऊपर में मेन्यू बार दिख रहा है आपको, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, सर्च मेन्यू। मेन्यू में जाने के लिए आपको Alt F प्रेस करना पड़ेगा। तो जो भी आपको रेड कलर में कीज़ दिख रहे हैं दे आर हॉट कीज़, एंड अल्टर के साथ वो की प्रेस करने से वो मेन्यू खुलता है। तो मैं यहाँ पे नई फाइल ओपन कर रहा हूँ, फाइल मेन्यू में जाके, एंड आई कैन मैक्सिमाइज द स्क्रीन फ्रॉम हियर। तो ये मेरा एक स्क्रीन हो गया जिसमें मैं कोड करने वाला हूँ सी प्लस प्लस का। तो जो सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है सी प्लस प्लस के साथ काम करने के लिए वो है टर्बो सी, जो आपके सामने है। इसके अलावा आप विजुअल स्टूडियो कोड या फिर कोड ब्लॉक्स या फिर और कोई ऐसे सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर सकते हो जिसमें आप सी प्लस प्लस का कोड लिख सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए। देखिए, सी प्लस प्लस का हमें कोर कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ना कि मैं सी प्लस प्लस किस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर लिख के चला रहा हूँ। तो बेसिकली आपको पूरा का पूरा फोकस करना चाहिए कोर कंसेप्ट समझने में। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपको कंफर्टेबल है सी प्लस प्लस का कोड लिखने के लिए वो यूज़ करिएगा। मेरा पर्सनल फेवरेट टर्बो सी इसलिए है बिकॉज ये मोटा मोटा आपको पूरा का पूरा डॉस का फील देता है, क्योंकि सी एंड सी प्लस प्लस प्राइमरीली बना था डॉस बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए, और जब आप विजुअल स्टूडियो कोड वगैरह यूज़ करते हो तो वो आपको एग्जैक्ट डॉस का फील नहीं देता। तो इसीलिए मेरा पर्सनल फेवरेट टर्बो सी है। बाकी आप अपने हिसाब से जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे हमारा कुछ कोड लिखने वाले हैं, लेकिन जैसे कि हमने पहले देखा था कि भाई सी प्लस प्लस इज़ अ सुपर सेट ऑफ सी, इसलिए सी में जितने भी प्रोग्राम्स हैं जैसे कि इफ एल्स है, लूप्स हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग है, ये सारा का सारा प्रोग्राम एज इट इज़ आप सी प्लस प्लस में भी लिख सकते हैं, सिंस इट इज़ अ सुपर सेट ऑफ सी। इसके अलावा सी प्लस प्लस में एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम एक एक करके समझेंगे कि भाई ये सारी चीज़ें हैं क्या। बट लेट स्टार्ट विद द फंडामेंटल्स ऑफ कोडिंग फॉर सी प्लस प्लस। तो पहला प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ। द शॉर्टकट फॉर सेविंग द फाइल इज F2 इन द टर्बो सी। तो इस प्रोग्राम को मैं सेव कर रहा हूँ CP1 नाम से। तो इसका एक्सटेंशन आ जाएगा CP1.cpp। तो सी प्लस प्लस प्रोग्राम का एक्सटेंशन रहेगा यहाँ पे CPP। तो आप प्रोग्राम शुरू करेंगे मेन से, जैसे सी में भी शुरू करते थे हम। तो प्रोग्राम हमारा शुरू होगा मेन से। शुरू होने के बाद यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट जो हम देखने वाले हैं वो है सी आउट स्टेटमेंट। तो सी आउट स्टेटमेंट जो है इट लाइक अ प्रिंट एफ इन सी। तो जैसे मुझे कुछ प्रिंट करना है, जैसे मैंने लिखना है वेलकम टू प्रोग्रामिंग ट्री, सेव करते हैं। अब प्रोग्राम सेव करने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई जब भी आप प्रोग्राम
रन करना चाहते हो तो पहले रन करने के पहले प्रोग्राम को सेव कर दीजिए। फाइल मेन्यू में जाएंगे अल्टर एफ करके, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो फाइल सेव करने के लिए सेव बटन पे भी क्लिक कर सकते हो, या फिर मेन्यू में से वो शॉर्टकट्स भी देख रहे हैं आप कि F2 इज़ द शॉर्टकट फॉर सेविंग दिस फाइल। तो मैंने फाइल सेव की। कंपाइल करने के लिए कंपाइल मेन्यू है जिसमें आप कंपाइलेशन कर सकते हो, और रन मेन्यू है जिससे आप एप्लीकेशन रन कर सकते हो। तो रन का शॉर्टकट आप देख रहे हो कंट्रोल F9 है, तो कंट्रोल F9 से आप एप्लीकेशन रन कर सकते हो। बट पहले हम प्रोग्राम को रन करने के पहले कंपाइल करते हैं। कंपाइल करते माने हमारे प्रोग्राम में जो भी एरर्स हैं, जो सिंटैक्टिकल एरर है, कुछ गड़बड़ी की है हमने कोड लिखने में, वो पूरी ढूंढी जाती है। तो जैसे ही मैं प्रोग्राम सेव करता हूँ, F9 इज़ अ शॉर्टकट टू कंपाइल द फाइल। तो जैसे हमने यहाँ पे कंपाइल किया, यहाँ पे देखिए नीचे में एरर 1 लिख के आया। तो एरर 1 इसलिए लिख के आया है, देखिए जैसे मैं इसके ऊपर एंटर करता हूँ वो दिखा रहा है नीचे में एरर क्या है, अनडिफाइंड सिंबल सी आउट ऐसा बोल रहा है। तो अनडिफाइंड सिंबल सी आउट का मतलब है कि भाई सी आउट क्या है, हमारे C++ प्रोग्राम को नहीं समझ में आ रहा है। वाई इट इज, देखिए जितने भी ये सारे ऑब्जेक्ट्स या फंक्शंस जो आपको मिलेंगे, ये सारे के सारे पड़े होते हैं एक फाइल में जिसको बुलाता है हेडर फाइल। तो जो हेडर फाइल जो हम यूज़ करेंगे वो फिलहाल हम लेंगे iostream.h, क्योंकि सी आउट एंड सी इन जो डिक्लेयर्ड है, ये जो हम यूज़ करने वाले प्रोग्राम में C++ में, वो इस हेडर फाइल के अंदर लिखे हुए हैं। तो टेक्निकली जब भी मुझे सी आउट सी इन यूज़ करना होगा, मुझे सबसे पहली लाइन जो मेरे प्रोग्राम की रहेगी दैट वुड बी #include iostream.h। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे और डिटेल में इसके बारे में देखते रहेंगे, बट इट इज़ कॉल्ड एज हेडर फाइल। इसके अंदर बहुत सारे क्लासेस, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स पड़े रहेंगे जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं हमारे कोड में, लेकिन उसको रीयूज़ करने के लिए वो हेडर फाइल हमें लेनी पड़ेगी फाइल की। ओके, सो अभी वो एरर हट जाना चाहिए। कंपाइल करूँगा मैं, तो जहाँ पे 1 एरर आ रहा था वहाँ पे 0 एरर आ रहा है। अब प्रोग्राम को रन करेंगे कंट्रोल F9 से। तो हमने प्रोग्राम को किया रन, बट फिर भी हमें आउटपुट नहीं दिखा। फिर से एक बार रन करते हैं, फिर भी आउटपुट नहीं दिखा। फिर से एक बार रन करते हैं, फिर भी आउटपुट नहीं दिखा। आउटपुट दिख क्यों नहीं रहा है? बिकॉज आपको आउटपुट देखने के लिए आउटपुट स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, और आउटपुट स्क्रीन पे जाने के लिए होता है अल्टर F5। तो अल्टर F5 से आप आउटपुट स्क्रीन पे जाते हैं। तो आउटपुट स्क्रीन पे जब हम आए अल्टर F5 प्रेस करके, तो अल्टर प्लस F5 प्रेस करने के बाद जो आउटपुट स्क्रीन दिख रही है, ये हमें 3-4 बार वेलकम टू प्रोग्रामिंग ट्री दिखा रहा है, क्योंकि मैंने 3 बारी प्रोग्राम को रन किया था, है ना। जितने बारी मैंने कंट्रोल F9 प्रेस किया उतने बार प्रोग्राम रन हुआ। आउटपुट स्क्रीन नहीं दिखी थी, तो आउटपुट स्क्रीन पे वो बार बार आउटपुट प्रिंट करे जा रहा था। और उसके पहले भी कुछ लिखा है, C:/turbo C bin वगैरह कुछ लिखा हुआ है, तो ये सारा कुछ आपको स्क्रीन पे दिखेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ ना आए, हर बार जब प्रोग्राम रन हो तो फ्रेश आउटपुट आए, तो आप क्या कर सकते हो? इसके लिए C जैसा ही यहाँ पे CLR/SCR है फंक्शन, जिसको आप यूज़ कर सकते हो टू क्लीन अप एवरीथिंग दैट इज़ ऑन द आउटपुट स्क्रीन। तो आउटपुट स्क्रीन पे जो कुछ भी है उसको क्लीन करने के लिए आप क्लियर स्क्रीन का यूज़ कर सकते हो। बट जब भी आप फिर से कंपाइल करोगे एरर आएगा। एरर इसलिए आएगा कि अब बोलेगा मुझे क्लियर स्क्रीन नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है। फंक्शन क्लियर स्क्रीन शुड हैव अ प्रोटोटाइप। इसका मतलब फंक्शन क्लियर स्क्रीन मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या। तो पर्टिकुलरली फंक्शन क्लियर स्क्रीन जो है ये पड़ा होता है एक और हीडर फाइल में कॉल्ड एज conio.h। तो यहाँ पे conio.h हम लिखेंगे, प्रोग्राम सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे। अब एरर हट गया। अब क्या है, फिर से मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ लेकिन मुझे आउटपुट नहीं दिख रहा है। तो प्रोग्राम रन करने के बाद अगर आपको आउटपुट नहीं दिख रहा है तो आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है, अल्टर F5 प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके आपको आउटपुट दिखेगा और पुराना सब कुछ हर बार हट जाएगा और फ्रेश तरीके से वो वेलकम टू प्रोग्रामिंग ट्री लिखेगा। अब क्यों मैं बार बार अल्टर F5 प्रेस करूँ? तो देर इज ए वे टू हैंडल इट। देर इज ए फंक्शन कॉल्ड एज getch। तो getch फंक्शन क्या करता है, आपकी स्क्रीन को रोक देगा जब तक आप कोई की नहीं प्रेस करते तब तक। तो जब तक आप कीबोर्ड से कोई ना कोई की नहीं प्रेस करते तब तक ये getch आपकी स्क्रीन को रोक देगा ताकि आप आउटपुट देख पाए। तो मैं रिकमेंड आपको करूँगा कि भाई हाँ, आप जनरली getch लिख सकते हो, जिससे मैं 2 ही मुझे शॉर्टकट्स याद रखने पड़ेंगे, एक F9 कंपाइल करने के लिए और कंट्रोल F9 प्रोग्राम रन करने के लिए। तो इससे मेरा स्क्रीन का आउटपुट मुझे दिखता रहेगा और फिर जब भी मैं कोई कीबोर्ड से की प्रेस करूँगा वो बाहर निकल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हो गया आपका पहला C++ प्रोग्राम, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ सी आउट की मदद से
चीज़ आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करके देखी है। क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है, ये डॉस जो आपको आउटपुट दिख रहा था वो डॉस विंडो है जिसके अंदर हम एप्लीकेशन बनाते थे अर्ली डेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। तो यहाँ पे हम अगला प्रोग्राम बनाने के लिए फाइल मेन्यू में जाते हैं, अल्टर F प्रेस करके फिर हम न्यू पे क्लिक करेंगे। इसको मैं कर देता हूँ मैक्सिमाइज्ड। हम अपना अगला प्रोग्राम लिखते हैं। सो लेट मी सेव द प्रोग्राम cp2। तो अगला प्रोग्राम हमने cp2.cpp नाम से सेव किया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि भाई राइट ए प्रोग्राम टू डिक्लेयर वन वेरिएबल no and to print its value। तो ये जो डबल स्लैश के सामने हमने जो लिखा है इसको बोला था कमेंट। कमेंट जो है ये पर्टिकुलर डेवलपर अपनी जानकारी के लिए लिख के रखता है। इससे आपके फाइनल आउटपुट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोग्राम में देखने के लिए मिलेगा, कभी भी आउटपुट विंडो में नहीं आने वाला। तो प्रोग्रामर डेवलपर अपनी जानकारी के लिए कमेंट्स में कुछ लिख के रख सकता है। दो टाइप के कमेंट्स हैं, एक डबल स्लैश जो होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश जिसको बुलाता है मल्टी लाइन कमेंट, जिसमें आप मल्टीपल लाइंस में कमेंट लिख सकते हो। मतलब एक लाइन में कमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यू कैन राइट मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट। अब हमारा प्रोग्राम शुरू होगा मेन से। मेन से हमने प्रोग्राम लिया। अब प्रोग्राम जो भी लिखेंगे वो कर्ली ब्रेस के बीच में लिखेंगे। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई एक वेरिएबल डिक्लेयर करो और उसकी वैल्यू प्रिंट करो। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट no, फिर करता हूँ क्लियर स्क्रीन टू क्लीन अप द स्क्रीन, फिर लिखता हूँ सी आउट। प्रिंट करने के लिए मैं बोलूँगा वैल्यू ऑफ no इज, ये हो गया मेरा डबल कोट क्लोज, फिर से लेस देन साइन 2 बार। तो सी आउट के साथ हम 2 बार लेस देन साइन यूज़ करेंगे एंड सीन के साथ 2 बार ग्रेटर देन साइन यूज़ करेंगे। इन साइंस का कुछ अलग नाम भी है, वो हम आगे जाके देखने वाले हैं। सो फिलहाल हम यहाँ पे NO को प्रिंट कर देते हैं। तो ये हमने किया क्या, देखिए जो भी चीज़ें आपको स्क्रीन पे प्रिंट करनी एज इट इज़ उसको डबल कोट्स में लिख दीजिए क्योंकि वो स्ट्रिंग है। और जिस चीज़ की वैल्यू आपको प्रिंट करनी है वो आपको अलग से लिखना पड़ेगा। वो आप डायरेक्टली सिंगल कोट डबल कोट्स के अंदर मत डालिए, नहीं तो वो एज अ स्ट्रिंग प्रिंट होगी। चलो दिखा देते हैं। अगर आपको NO की वैल्यू प्रिंट करनी है और आप ऐसे बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ NO इज NO, ठीक। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं, सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं। 3 एरर आ रहे हैं, ठीक है। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल बोल रहा है वो, तो यहाँ पे हम हैश इंक्लूड iostream.h डाल देते हैं और यहाँ पे डालेंगे हैश इंक्लूड connor.h। सेव किया, कंपाइल किया, एरर्स हट गए। अब हम इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे आया वैल्यू ऑफ NO इज NO, जो कि गलत है। मुझे NO की जगह, आखिरी वाले NO की जगह NO की वैल्यू चाहिए थी, जो भी NO में वैल्यू पड़ी रहेगी वो। तो लेट्स डू दैट। इसको हम हटा देते हैं। जो भी चीज़ें स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट करनी है उसको डायरेक्ट लिख दीजिए। फिर सेपरेशन के लिए हम यूज़ करेंगे 2 बार लेस देन साइन और फिर एक्चुअल वैल्यू, जिस वेरिएबल की वैल्यू आपको प्रिंट करनी है वो। अब हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको आउटपुट दिखी वैल्यू ऑफ NO इज 7625। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, भाई ये वैल्यू आई कहाँ से? हमने कहीं पे भी पूरे प्रोग्राम में 7625 डिफाइन नहीं किया है, तो ये अचानक से ये वैल्यू आई कहाँ से? ओके, देखिए जब हमने ये वाली लाइन लिखी थी इंट NO, तो ये लाइन से हो क्या रहा है? जब भी आप ये पर्टिकुलर लाइन लिख रहे हैं तो टेक्निकली हमारा C++ प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी ढूंढ रहा है जो फिलहाल वैकेंट होगा इस समय पे, और उस मेमोरी को बोल दे रहा है भाई कि आपके मेमोरी का नाम हो गया NO। इसके बाद ये NO मेमोरी के अंदर मैं कुछ फ्यूचर में रखने वाला हूँ एंड इसमें जो वैल्यू रखने वाला हूँ दैट इज ऑफ टाइप इंटीजर वैल्यू। मतलब इसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू रखूँगा, नंबर वैल्यू रखूँगा जिसमें डेसिमल प्लेसेस नहीं होंगे, क्योंकि इंटीजर माने नंबर्स विदाउट डेसिमल प्लेसेस। तो ये आपने बता के रख दिया। तो ये एक स्टेटमेंट से आपने 2-3 इंस्ट्रक्शंस दे दिए आपके कंप्यूटर को कि भाई एक मेमोरी ढूंढो, उस मेमोरी को नाम दे दो NO और इस मेमोरी में मैं फ्यूचर में कोई नंबर्स वाली वैल्यू रखने वाला हूँ। लेकिन फिर भी ये 7625 आया कहाँ से? पूरे पिक्चर में कहीं पे भी नहीं है अभी भी। तो 7625 इज कॉल्ड एज अ गार्बेज वैल्यू।
व्हाट इज मीन बाय गार्बेज वैल्यू? जब भी आप कोई पर्टिकुलर वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उस पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में कुछ ना कुछ पहले से पड़ा होता है जो मुझे नहीं पता क्या होगा। अनयूज्ड जो भी चीज़ पहले की है वो वहाँ पे पड़ी रहेगी और उसको हम बोलेंगे गार्बेज वैल्यू। तो ये जो गार्बेज वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये गार्बेज वैल्यू उठ के यहाँ पे आ गई। ये मशीन टू मशीन वैरी करेगी। हो सकता है कि मेरे मशीन में फिलहाल इस कंप्यूटर के इस मेमोरी में गार्बेज वैल्यू पड़ी थी 7625, आपके कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर कुछ और वैल्यू पड़ी रहेगी। तो बेसिकली जो भी गार्बेज वैल्यू पड़ी रहेगी वो आपको दिखेगी। ठीक है। सो जब कभी भी आप कोई मेमोरी डिक्लेयर करेंगे, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसके मेमोरी में पड़ा रहेगा गार्बेज वैल्यू। ठीक है, जो आपके काम का नहीं है। ठीक, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे या इस पर हम काम कैसे करेंगे? तो बेटर है कि जब भी आप कोई वेरिएबल यूज करना चाहो तो उसमें कुछ वैल्यू डाल के रख दो। तो ये वाला जो स्टेटमेंट हमने अभी लिखा, ये वाले स्टेटमेंट को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर वाला स्टेटमेंट, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि NO में 10 डाल दो। इसका मतलब NO वेरिएबल जो है इसके मेमोरी में 10 डाल दो। सो व्हाट इट विल डू, जो मेमोरी थी NO वाली इसमें 10 डाल देगा। ओके, इसीलिए जब हम प्रिंट करेंगे NO की वैल्यू तो यहाँ पे वो NO की वैल्यू 10 प्रिंट करेगा। लेट्स सी दैट। कंपाइल, रन। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ NO क्या प्रिंट हुआ? 10। तो वैल्यू ऑफ NO इज 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब अगर मुझे दो वैल्यूज प्रिंट करनी है तो चलो अगला प्रोग्राम लिख लेते हैं। सो लेट्स सेव दिस प्रोग्राम। इसको मैं बोलता हूँ cp3.cpp और इस प्रोग्राम में मैं चाहता हूँ कि डिक्लेयर करें हम दो वेरिएबल और हम दो वेरिएबल्स को प्रिंट कर दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैं नाम नहीं देता फिलहाल वेरिएबल को, दो वेरिएबल। पहले वेरिएबल का नाम ले रहा हूँ मैं NO1, दूसरे वेरिएबल का नाम ले रहा हूँ NO2। पहले में डाल दे रहे हैं हम 10, दूसरे में हम डाल दे रहे हैं 20। इसको प्रिंट करेंगे, हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ NO1 इज NO1, सी आउट वैल्यू ऑफ NO2 is NO2। सेव, कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ NO1 इज 10 एंड वैल्यू ऑफ NO2 इज 20 प्रिंट हुआ, लेकिन दोनों अलग अलग लाइन में नहीं आए। दो मैंने अलग अलग सी आउट लिखने के बाद भी। तो टेक्निकली अगर आपको ये लग रहा होगा कि मैंने दो बार अलग अलग सी आउट लिख दिया तो दोनों चीज़ें अलग अलग लाइन पे प्रिंट होगी, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। आपको कोई भी चीज़ अलग लाइन पे प्रिंट करे तो उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा स्लैशन। स्लैशन स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन। तो मैंने यहाँ पे स्लैशन लिखा, प्रोग्राम को किया रन, तो वो चीज़ अगली लाइन पे प्रिंट हो गई है। ठीक, तो क्या ये ज़रूरी है कि मुझे दो सी आउट में ही लिखना है, दो नंबर्स प्रिंट करने हैं? तो आंसर इज नो। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सी आउट स्लैशन वैल्यू ऑफ NO1 is NO1 and NO2 is NO2। तो हमारा आउटपुट कैसे प्रिंट होगा देखिए, वैल्यू ऑफ NO1 इज 10 एंड वैल्यू ऑफ NO2 इज 20, ऐसा प्रिंट हुआ। तो हम एक ही स्टेटमेंट में अगर चाहें तो हम प्रिंट कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आपको एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होनी चाहिए वो डबल कोट्स में लिखिए। जिस जगह वेरिएबल की वैल्यू चाहिए उसको सेपरेट कर दीजिए बाय यूजिंग दिस सिंबल लेस दैन साइन ट्वाइस। फिर इसको फिर से सेपरेट करिए विद द स्ट्रिंग और फिर से आप यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू लिख सकते हैं। तो यू हैव टू जस्ट मेक श्योर दैट कि जब कभी भी आप वैल्यूज प्रिंट करोगे तो वैल्यूज प्रिंट करते वक्त सेपरेशन जो है आपको करना पड़ेगा स्ट्रिंग एंड वेरिएबल्स के बीच में, तब जाके आप उनको प्रिंट कर पाएंगे। थैंक यू। Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe our channel.